नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। आरएसपुरा और सांबा में सीमा पार से रात भर भारी गोलीबारी, 6 घायल। सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए 35,000 से ज्यादा लोग। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त लगातार दूसरे दिन तलब। कैबिनेट में बने रहेंगे समाजवादी पार्टी से निष्कासित नेता पवन पांडे। मुख्यमंत्री ने गवर्नर से मुलाकात कर किया बहुमत का दावा। शिवपाल यादव ने खाली किया सरकारी बंगला। क्यान तूफान से पूर्वी तट पर बढ़ा खतरा। दक्षिण पूर्वी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। अलर्ट पर नौसेना। साइरस मिस्त्री के ईमेल पर बढ़ा बवाल। बीएसई और एनएससी ने टाटा की कंपनियों से मांगा जवाब। शेयर बाजार में टाटा ग्रुप को 21,000 करोड़ का नुकसान। और एशियन चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट में भारत की जीत का सिलसिला बरकरार। अंतिम लीग मैच में मलेशिया को 2-1 से मात। रांची वनडे जीत, न्यूजीलैंड ने बराबर की सीरीज। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा और सांबा सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन जारी है। सीमा पार से रात भर गोलाबारी हुई जो सुबह भी जारी रही। इसमें 6 लोग जख्मी हुए हैं जबकि कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। भारत की ओर से भी इसका माकूल जवाब दिया जा रहा है। वहीं सीमा पर रहने वाले 35,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी जारी है। ताजा गोलीबारी में 6 लोग जख्मी हो गए हैं जबकि कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। भारतीय सुरक्षा बल इसका माकूल जवाब भी दे रहे हैं और इससे पाकिस्तान में नुकसान भी हुआ है। गोलीबारी की वजह से रोजमर्रा के कामों पर असर पड़ा है। माहौल बिल्कुल ये गांव तकरीबन खाली है और कुछ जो लोग हैं अपने कामकाज के लिए या कोई पशुओं के लिए जो उनको चारा वगैरह देने के लिए ही बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने घर की देखभाल के लिए यहाँ मौजूद है। वहीं आरएसपुरा के अलावा साईकला और अर्निया में भी गोलीबारी की गई। फायरिंग में भारतीय चौकियों के साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। सीमाई इलाकों में सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने नुकसान की भरपाई की बात भी कही है। जो लोग घर में जहाँ जो शेलिंग हो रही है उनके लिए हमने जो है कंटीजेंसी प्लान बनाया हुआ है उनको शिफ्ट करने के लिए। कि जो यूनिफाइड कमांड की जो मीटिंग थी उसमें ये तय किया है कि हम जिनके पशु मरे हैं उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। सीमा पार कार्रवाई के बाद से सीजफायर के उल्लंघन में लगातार इजाफा हुआ है। 29 सितंबर के बाद से अब तक 40 से ज्यादा बार सीजफायर का उल्लंघन हो चुका है। इस बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने की नसीहत दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी के मुताबिक दक्षिण एशिया में आतंकवाद के खात्मे के लिए विस्तृत रणनीति जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी से निष्कासित नेता पवन पांडे कैबिनेट में बने रहेंगे। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने शिवपाल यादव की सिफारिश को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने पवन पांडे को बर्खास्त करने के लिए कहा था। वहीं बुधवार को अखिलेश यादव ने गवर्नर से मुलाकात करके बहुमत का दावा भी किया। इस बीच शिवपाल यादव ने सरकारी आवास खाली कर दिया है। परिवार में कोई विवाद नहीं है, पार्टी में कोई विवाद नहीं है, सब एक है। मुलायम सिंह यादव के बाद शिवपाल यादव ने भी पार्टी और परिवार में एकजुटता की बात दोहराई, लेकिन बुधवार को भी खींचतान जारी रही। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अखिलेश सरकार में मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। साथ ही मुख्यमंत्री से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की गुजारिश कर दी। इस बीच दिल्ली पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव को पिता का सम्मान करना चाहिए। ये जिम्मेदारी होती है बेटे की। परिवार के जो बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं या फिर पिता हैं, उनका सम्मान करें, ये ड्यूटी होती है। तो क्या सम्मान नहीं करें अखिलेश उनका? बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। पार्टी एमएलसी आशु मलिक ने वन राज्य मंत्री पवन पांडे पर मुख्यमंत्री आवास में मारपीट का आरोप लगाया था। हालांकि पवन पांडे ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए अखिलेश यादव के प्रति समर्थन जताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर कहीं कोई मारपीट, कोई बवाल नहीं हुआ।
किसी तरह का। और माननीय मुख्यमंत्री जी के सुरक्षा अधिकारी ने इसका बयान भी दिया कि मुख्यमंत्री आवास पर कहीं कोई इस तरह की घटना नहीं हुई। आसू मलिक क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों ऐसे निराधार आरोप लगा रहे हैं, ये आसू मलिक ही बता पाएंगे। सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पार्टी विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक बीच में ही छोड़ अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंचे और उन्हें राजनीतिक हालात की जानकारी दी। 3 नवंबर से प्रस्तावित रथ यात्रा को अंतिम रूप देने के लिए ये बैठक हो रही थी। खबर ये भी है कि उन्होंने राज्यपाल को 205 विधायकों के समर्थन का पत्र भी सौंपा। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी में जारी उठापटक को सियासी ड्रामा करार दिया है। बर्खास्तगी का और फिर वापसी का ये नाटक जो है, ये चुनाव के अंतिम चरण तक चलता रहेगा, क्योंकि आदरणीय मुलायम सिंह जी को मालूम है कि चुनाव में उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। नेताजी चूंकि मजे हुए खिलाड़ी हैं और धोबी पाट का कभी कभी प्रयोग लगातार उन्होंने हमेशा राजनीति में किया है। और अगर सच्चाई जरा सी भी है तो 4.5 साल सीएम क्यों चुप थे और मुलायम सिंह क्यों चुप थे। मुलायम सिंह यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परिवार और पार्टी में मतभेद से इनकार किया था। साथ ही ये भी कहा था कि शिवपाल यादव समेत बर्खास्त मंत्रियों की वापसी पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही फैसला करेंगे। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा है कि प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम से सबसे ज्यादा मुसलमान परेशान हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि राज्य के मुसलमान किसी गैर जिम्मेदार पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते। आजम खान ने कहा कि मुसलमानों के हालात पर पैनी नजर है और वो हारी हुई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। पंजाब चुनाव की तैयारियों में जुटे नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ 2009 लोकसभा चुनाव के बाद लगे आरोपों के मामले में मुकदमा जारी रहेगा। सिद्धू ने कोर्ट में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहे इस मामले को खत्म करने की अपील की थी। आवाज़े पंजाब मोर्चा प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिद्धू को 2009 लोकसभा चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनाव खर्च से जुड़े मामले को खत्म करने की सिद्धू की याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में सिद्धू को अब अपनी पसंद के अफसर को रिटर्निंग अधिकारी बनाने के आरोप में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कोर्ट ने सिद्धू को आंशिक राहत देते हुए कुछ आरोपों को हटा दिया। याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिद्धू की तरफ से चुनाव में 25 लाख की तय सीमा से ज्यादा रकम खर्च करने के संबंध में शिकायतकर्ता सबूत पेश नहीं कर पाए। 2009 के लोकसभा चुनाव में अमृतसर सीट से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश सोनी ने बीजेपी के उम्मीदवार रहे सिद्धू पर समय सीमा से ज्यादा खर्च करने और अपनी पसंद के अधिकारी को नियुक्त करने का आरोप लगाया था। बीते दिनों नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी से अलग होकर आवाज़े पंजाब राजनीतिक मोर्चे का गठन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। ये 1 जुलाई से प्रभावी होगा, जिससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 58 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। बैठक में बजट सत्र की अवधि को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने कारोबार सुगमता पर विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट की पड़ताल करने को कहा है। इस पर प्रधानमंत्री ने सभी संबद्ध विभागों से रिपोर्ट मांगी है और कमजोर क्षेत्रों में सुधार करने को कहा है। कारोबार सुगमता पर विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में भारत 190 देशों में 130वें पायदान पर है। मासिक समीक्षा बैठक प्रगति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आम बजट को पेश करने की तारीख 1 महीने पहले करने पर काम चल रहा है। उन्होंने सभी राज्यों से कहा है कि वो इसे ध्यान में रखकर अपनी योजनाओं को लागू करें ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। भारत और न्यूजीलैंड एनएसजी सदस्यता के मुद्दे पर मतभेदों को दूर करने में कामयाब हुए हैं। बुधवार को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत में आतंकवाद से निपटने में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। आर्थिक सहयोग और मुक्त व्यापार समझौते के लिए भी दोनों देशों ने कदम आगे बढ़ाए हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात में द्विपक्षीय रिश्तों की मजबूती पर चर्चा हुई। एनएसजी सदस्यता के मुद्दे पर मतभेद दूर करने के लिहाज से बातचीत कारगर रही। इस मामले पर अलग राय रखने वाले न्यूजीलैंड ने रचनात्मक सहयोग का भरोसा दिया।
साथ ही सदस्य देशों के बीच भी भारत के पक्ष में राय बनाने के लिए काम करने की बात कही। Also stated that New Zealand would continue to contribute constructively to the process currently underway in the NSG to consider India's membership. New Zealand is committed to working with the NSG members to reach a decision and as soon as possible. I am also thankful to Prime Minister Key for New Zealand's constructive approach to the consideration of India's membership of the Nuclear Supply Group. आतंकवाद के मसले पर भी न्यूजीलैंड ने भारत को समर्थन देने और साथ मिलकर काम करने का भरोसा दिया। साइबर सुरक्षा, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। Terrorism remains one of the greatest challenges to global peace and security. The barriers of geography do not safeguard against the threat of radicalization and terrorism. Nations who believe in humanity need to coordinate their actions and policies to counter this threat. दोनों देशों के बीच दोहरे कराधान, खाद्य सुरक्षा और खेलों के क्षेत्र में 3 समझौते हुए। साथ ही व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता जल्दी पूरा करने की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति जताई। दोनों देश विदेश मंत्री और उच्च पदाधिकारी स्तर पर नियमित बातचीत के लिए भी राजी हुए हैं। न्यूजीलैंड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन भी किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखकर आगे चलने का वादा किया है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी और किस तरीके से वादे पूरे होते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। अब बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिंदी का क्रांतिकारी उपन्यासकार, आंचलिक शब्दों को मुख्य धारा से जोड़ने वाला साहित्यकार, पर्दे पर लोक साहित्य की छटा दिखाने वाला बेजोड़ रचनाकार। उनकी नजर उनका शहर में फणीश्वरनाथ रेणु का रचना संसार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। साइरस मिस्त्री और टाटा समूह के बीच उठे विवाद पर शेयर बाजार ने अपनी नजर पैनी कर दी है। सेबी की तरफ से टाटा की कई कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। बुधवार को साइरस मिस्त्री ने समूह को बोर्ड को ईमेल लिखकर कुछ कंपनियों को नुकसान होने की बात कही थी। टाटा समूह में चल रही उठापटक के बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मामले को लेकर सक्रिय हो गया है। साइरस मिस्त्री की तरफ से बोर्ड को भेजे गए ईमेल पर शेयर बाजार ने टाटा की कई सूचीबद्ध कंपनियों को नोटिस जारी किया है। समूह से टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, इंडियन होटल्स, टाटा टेलीसर्विसेज और टाटा पावर से जुड़े मुद्दों पर जानकारी मांगी गई है। सेबी ने भी पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। जांच की जा रही है कि मामले में कंपनी संचालन और बाजार सूचीबद्धता के नियमों का कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है। पद से हटाए जाने के बाद मिस्त्री ने चेतावनी दी थी कि चाय से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाला टाटा समूह को 1800 करोड़ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा था कि ग्रुप की 5 कंपनियां घाटे में चल रही हैं। मिस्त्री ने टाटा बोर्ड को ईमेल लिखकर एयर एशिया सौदे में 22 करोड़ रुपए के घपले की आशंका भी जताई थी। उन्होंने रतन टाटा पर दखल अंदाजी का आरोप भी लगाया। सालाना 100 अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार करने वाले टाटा समूह की कंपनी टाटा सन्स ने सोमवार को साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाकर पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को 4 महीने के लिए अंतरिम चेयरमैन बनाया था। इस फैसले के बाद से टाटा ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है। कंपनी को 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री ने जीएसटी के तहत तंबाकू और दूसरे लग्जरी उत्पादों पर सेस यानी उपकर लगाने का बचाव किया है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि इससे राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगर नुकसान की भरपाई के लिए कर्ज लिया गया तो इससे केंद्र की देनदारी बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने जीएसटी में कर की 4 दरों को सही बताया है। ये दर 6, 12, 18 और 26% हो सकती हैं। जरूरी सामानों पर कम कर लगेगा जबकि लग्जरी उत्पादों पर अधिक टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि समाज का अलग अलग तबका अलग अलग उत्पादों का उपयोग करता है, इसलिए उन उत्पादों पर कर की अलग अलग दरें जरूरी हैं।
देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर धर्म, जाति और राजनीति के जुड़ाव को लेकर सवाल पूछा है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यों वाली संवैधानिक पीठ ने फिर पूछा कि चुनाव कानून के हिसाब से धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगना गलत है या नहीं। मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि अगर कोई उम्मीदवार धर्म, जाति या जनजाति के नाम पर वोट मांगे और समुदाय की बेहतरी का वादा करे तो क्या इसे भ्रष्ट व्यवहार माना जाएगा। धर्म और जाति को चुनाव से अलग करने की दलीलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धर्म, जाति, नस्ल, वर्ग, क्षेत्र और भाषा समाज का हिस्सा हैं। बहस के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उम्मीदवारों और उनके एजेंट का धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगने को भ्रष्ट व्यवहार के दायरे में लाना चाहिए। मामले की सुनवाई जारी है। क्यांत तूफान तेजी से पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है। जल्दी इसके आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकराने की संभावना है। तूफान के मद्देनजर नौसेना को अलर्ट पर रखा गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे कयांत तूफान का आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ना जारी है। इसके जल्द ही तटीय इलाकों तक पहुंचने की आशंका है। फिलहाल ये विशाखापत्तनम से 570 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में केंद्रित है। अगले 24 घंटे में इसकी तीव्रता में इजाफा होने की उम्मीद है। The cyclone is laying over East Central Bay, south-southeastwards of Visakhapatnam, about 630 kilometers from Visakhapatnam. It is likely to move south-southwestwards towards the Nellore coast region, that is the coastal AP. तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश में भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। नौसेना भी किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। नौसेना के 5000 से ज्यादा कर्मियों, जहाजों, गोताखोरों, डॉक्टरों, नौकाओं और हेलीकॉप्टरों के साथ अलर्ट पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। इसमें इससे निपटने की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इससे पहले बुधवार को केंद्र सरकार ने बर्ड फ्लू की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। ये कमेटी हालात पर निगरानी रखने के साथ ही राज्य सरकारों की मदद भी करेगी। कृषि मंत्रालय ने इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया है। सरकार हालात के काबू में होने का दावा कर रही है। इस बीच राजधानी दिल्ली में बर्ड फ्लू के संकट के बीच बुधवार को 3 और पक्षियों की मौत हो गई। चिड़ियाघर में पिछले कुछ दिनों से लगातार निगरानी और वायरस रोधी अभियान चलाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि पुस्तकालयों की लोगों तक मुफ्त और समान तरीके से सूचना पहुंचाने में अहम भूमिका है। मौका था असम के तेजपुर में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग के कार्यक्रम की शुरुआत का। उपराष्ट्रपति ने पुस्तकालयों को डिजिटल और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बुधवार को असम के तेजपुर में नेशनल कन्वेंशन ऑन नॉलेज, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मौजूदा वक्त में जानकारियां तेजी से डिजिटल रूप में सामने आ रही हैं। इससे लोगों की अपेक्षाओं में बदलाव आया है। उन्होंने सोशल मीडिया की अहमियत पर जोर देते हुए पुस्तकालयों से इस मौके का इस्तेमाल करने की सलाह दी। Explosion of information now being produced in digital form has dramatically changed expectations about the production as well as the use of knowledge. Libraries must transform and avail these opportunities to remain vital sources of knowledge dissemination in the years ahead. उपराष्ट्रपति ने कहा कि पुस्तकालयों की लोगों तक सस्ती और समान तरीके से सूचना पहुंचाने में अहम भूमिका है। इससे समाज का पिछड़ा तबका ज्ञान के विकास में हिस्सा लेकर गरीबी से लड़ सकता है। Libraries of the 21st century can thus help fight poverty and narrow the gap between the rich and poor. For the first time in history, perhaps, the poor have an opportunity to enhance their wealth through the creation and use of knowledge. इस कार्यक्रम का आयोजन तेजपुर विश्वविद्यालय और डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क दिल्ली ने किया। इस मौके पर असम के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, असम सरकार में मंत्री रंजीत दत्ता और विश्वविद्यालय के अधिकारी मौजूद थे। ओम प्रकाश, राज्यसभा टीवी, तेजपुर। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में फायर सेफ्टी से जुड़ी सुविधाएं ना के बराबर हैं। लिहाजा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने 20 दिन के भीतर खामियां दूर करने और अग्निशमन विभाग से एनओसी हासिल करने की हिदायत दी है।
दिल्ली गेट पर स्थित लोकनायक अस्पताल अगर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए या अचानक आग की लपटें उठने लगे तो ना ही यहाँ कोई अलार्म बजेगा और ना ही फायर सेफ्टी से जुड़ी कोई सुविधा मिलेगी, ये कहना है दिल्ली के अग्निशमन विभाग का। एलएनजेपी में फायर अलार्म सिस्टम नहीं काम कर रहा है, ये फैक्ट है। उनका पंप्स की भी प्रॉब्लम है और वाटर लाइन की भी प्रॉब्लम है, लीकेज काफ़ी है जिसको वो रिप्लेस कर रहे हैं। एक्सेस की भी उसमें प्रॉब्लम है और जो गेट्स हैं, जो एग्जिट्स हैं, उसमें भी काफ़ी हमको क्लोज्ड मिली थी जब इंस्पेक्शन किया था और उसमें काफ़ी जो फर्नीचर है वो भी उससे भी ब्लॉक की गई हैं। हालांकि लोकनायक अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने पीडब्ल्यूडी और दिल्ली फायर सर्विस के निरीक्षण के बाद जल्द ही एनओसी मिलने की उम्मीद जताई है। हमारे पास सिस्टम मौजूद है, उसमें थोड़ी डेफिशिएंसीज हैं, उसको पूरा करते ही हमारा सारा सिस्टम जो है वो पूरा चल पड़ेगा और वो एक सप्ताह के अंदर अंदर हमको इंश्योर करना है। हमने फायर सेफ्टी टीम को एक सप्ताह बाद दोबारा बुलाया है दूसरी इंस्पेक्शन के लिए। उसके बाद हमें उम्मीद है कि हमें एनओसी मिल जाएगा। अग्निशमन विभाग की ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से ये खुलासा हुआ कि 34 में से 20 सरकारी अस्पतालों ने अब तक एनओसी नहीं ली है, लिहाजा दिल्ली सरकार ने 3 हफ्ते के भीतर एनओसी हासिल करने के निर्देश दिए हैं। मोहम्मद फातेह, टीपू, राज्यसभा टीवी। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। सीरिया में चल रहे हिंसक संघर्ष के बीच बुधवार को इदलिब प्रांत में कई हवाई हमले हुए। इस हमले में एक स्कूल की इमारत को भी निशाना बनाया गया। इसकी वजह से 20 से ज्यादा स्कूली बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 6 अध्यापकों को भी हवाई हमले में जान गंवानी पड़ी। यूनिसेफ ने हमले को लेकर कहा है कि अगर स्कूल को जानबूझकर निशाना बनाया गया तो ये किसी युद्ध अपराध से कम नहीं है। सीरिया के इदबिल में हो रहे हवाई हमलों ने इन बच्चों के दिल में खौफ पैदा कर दिया है। बुधवार को हुए हमले में हास गांव का एक स्कूल मलबे में तब्दील हो गया। हमले में कम से कम 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं, जबकि घायलों में कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय समय अनुसार ये हमला सुबह करीब 11:30 बजे हुआ। इस वक्त बच्चे स्कूल से अपने घर जाने के लिए निकल रहे थे। सीरिया ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स समूह के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर स्कूल छात्र हैं। युद्धक विमानों ने इलाके में कई बार बम बरसाए। अलेप्पो शहर के नजदीक बसे इदबिल प्रांत पर कट्टरपंथी समूहों का कब्जा है। इस इलाके में पहले भी कई हवाई हमले हो चुके हैं। साल 2011 के मार्च से सीरिया में शुरू हुए हिंसक संघर्ष की वजह से अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इटली में बुधवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 2 घंटों के भीतर भूकंप का एक और झटका महसूस किया गया है, जिसका असर राजधानी रोम में भी देखा गया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.6 मापी गई है। इसके 2 घंटे के भीतर 6.1 की तीव्रता वाला दूसरा झटका महसूस किया गया। रोम में ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान हुआ है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और खबरें खेल की दुनिया से। हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार सफर जारी रखते हुए अंतिम ग्रुप मैच में कल मेजबान मलेशिया को मात दे दी। टूर्नामेंट के 5वें और आखिरी राउंड रॉबिन मैच में क्वांटम में भारत ने मेजबान मलेशिया को 2-1 से हरा दिया। पहले हाफ में दोनों टीमें 1-1 गोल की बराबरी पर थी, लेकिन दूसरे हाफ में भारत के रुपिंदर पाल सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को जीत दिला दी। भारत मंगलवार को चीन को 9-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। सेमीफाइनल मुकाबले शनिवार को होंगे और फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा। वहीं अंक तालिका में भारतीय टीम 13 अंकों के साथ शीर्ष पर है। न्यूजीलैंड ने बुधवार को जेएससी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए चौथे वनडे मैच में भारत को 19 रनों से हरा दिया। इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज 2-2 से बराबर कर ली है। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 261 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन मेजबान टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी और 48.4 ओवरों में 241 रनों पर ही ढेर हो गई। न्यूजीलैंड की टीम ने मार्टिन गुप्टिल 72 रनों की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 260 रन बनाए थे।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत नहीं मिली और रोहित शर्मा जल्दी पवेलियन लौट गए। इसके बाद अजिंक्य रहाणे 57, विराट कोहली के 45 रनों के साथ दूसरे विकेट के लिए 79 रन जोड़े और टीम को संभाला। लेकिन इन दोनों के जाने के बाद भारतीय पारी बिखर गई। अक्षर पटेल और फिर बाद में धवल कुलकर्णी ने जरूर कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन वो दोनों भी टीम को जीत नहीं दिला पाए। इसी के साथ दोनों टीमें बराबरी पर आ गई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां वनडे 29 अक्टूबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। बात खास शख्सियत की। फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता प्रदीप कुमार की आज पुण्यतिथि है। प्रदीप कुमार एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने दर्शकों की निगाहों में एक राजा महाराजा के तौर पर ही अपनी पहचान बनाई। हिंदी फिल्मों में निभाए ऐतिहासिक किरदारों के लिए प्रदीप कुमार को आज भी याद किया जाता है। आइए डालते हैं एक नजर प्रदीप कुमार के फिल्मी सफर पर। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। हिंदी सिनेमा में राजसी अंदाज को नई पहचान देने वाले प्रदीप कुमार का जन्म 4 जनवरी 1925 को पश्चिम बंगाल में हुआ। 1944 में निर्माता निर्देशक देवकी बोस ने रंगमंच पर अभिनय करते देखा और फिर उन्हें बांग्ला फिल्म अलकनंदा में ब्रेक दिया। उछालो गुलों के टुकड़े के रंगीन फिजाओं में रहने की रात आई। सन 1952 में आई फिल्म आनंद मठ में फिल्म जगत ने उनके अभिनय का जौहर देखा। 50 के दशक में फिल्मकारों को अपनी फिल्मों के लिए जब भी किसी राजा, महाराजा, राजकुमार या नवाब का रोल होता तो प्रदीप कुमार को ही याद किया जाता था। खुदा करे के कयामत हो और तू आए। 1953 में बीना राय के साथ फिल्म अनारकली और वैजंती माला के साथ फिल्म नागिन में प्रदीप कुमार ने बेहतरीन किरदार निभाया। वैसे तो प्रदीप कुमार ने कई अभिनेत्रियों के साथ काम किया, लेकिन मीना कुमारी के साथ उनकी जोड़ी ने पर्दे पर खूब रंग बिखेरा। मोहब्बत से देखा खफा हो गए हैं। लगभग 4 दशक तक अपने अभिनय से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाने वाले प्रदीप कुमार ने 27 अक्टूबर 2001 को दुनिया को अलविदा कह दिया। वंदे वंदे ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। आरएसपुरा और सांबा में सीमा पार से रात भर भारी गोलीबारी, 6 घायल, सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए 35,000 से ज्यादा लोग। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त लगातार दूसरे दिन तलब। कैबिनेट में बने रहेंगे समाजवादी पार्टी से निष्कासित नेता पवन पांडे। मुख्यमंत्री ने गवर्नर से मुलाकात कर किया बहुमत का दावा। शिवपाल यादव ने खाली किया सरकारी बंगला। क्यान तूफान से पूर्वी तट पर बढ़ा खतरा, दक्षिण पूर्वी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट पर नौसेना। साइरस मिस्त्री के ईमेल पर बढ़ा बवाल, बीएसई और एनएसई ने टाटा की कंपनियों से मांगा जवाब। शेयर बाजार में टाटा ग्रुप को 21,000 करोड़ का नुकसान। और एशियन चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट में भारत की जीत का सिलसिला बरकरार। अंतिम लीग मैच में मलेशिया को 2-1 से मात। रांची वनडे जीत, न्यूजीलैंड ने बराबर की सीरीज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।